Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है? चलिए सर, परफेक्ट. सो इन टुडेज सेशन हम डिस्कशन करेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के बारे में और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अपने SICI के रिगार्डिंग भी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस के साथ. अब देखिए सबसे मेन, वैसे तो सारे क्वेश्चन सबसे मेन होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रॉफिट लॉस के बारे में, आपको पता है परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हर तरह की कॉन्सेप्ट के लिए. परसेंटेज कॉन्सेप्ट हर कॉन्सेप्ट के लिए एक तरह का बैकबोन का काम करता है, क्योंकि परसेंटेज आपका प्रॉफिट लॉस में भी काउंट होता है. परसेंटेज में तो होता ही होता है, बाकी भी आपका एवरेज वाले कॉन्सेप्ट में परसेंटेज वहां पे आ जाता है, ठीक है. आपके वर्क एंड टाइम में भी कहीं ना कहीं हम लोग उसे यूज कर देते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में भी हम लोग कहीं ना कहीं उसे यूज कर देते हैं. तो दो तीन टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपके पूरे मैथ्स में काम आते हैं और उन दो तीन में से सबसे जो अव्वल नंबर है वो है आपके परसेंटेज का. उसके बाद सेकंड आपका नंबर आता है रेशियो का, जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है. और फिर आपकी टर्न आती है कि क्वेश्चंस को लेट किस तरीके से करना है, उसे एक्स की फॉर्म में लेट करना है, उसे 100 की फॉर्म में लेट करना है, इस तरह की वैल्यूज. आज हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग जो प्रॉफिट लॉस वाला करेंगे, वहां पे ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट कितना परसेंट है, लॉस कितना परसेंट है, वहां पे क्या यूज होगा, परसेंटेज आपका यूज होगा ही होगा. तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सबसे पहले मेन यही समझना है किस लीस्ट टाइम टेकिंग मेथड से हम उसे यूज कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बेसिक तो सबको पता है, प्रॉफिट निकालने का, लॉस निकालने का, लॉस परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट का, SP, CP, मार्केट प्राइस, दिस एंड दैट, ठीक है. करिए रीड. क्या कह रहा है? अ शॉपकीपर बाइज 100 eggs at rupees 1.20 per piece. Okay. Unfortunately, 4 eggs got spoiled during transportation. The shopkeeper sells the remaining eggs at rupees 15 a dozen. Find his profit or loss. काफी इजी है. तो एक काम करते हैं ना, हम इसके अंदर इन्होंने ये कहा कि भाई टोटल 100 eggs हैं और उन्होंने उस 100 eggs को जो है, एक सेकेंड, उन्होंने जो 100 eggs को सेल किया है, पहले बाय किया है, तो बाय का जो प्राइस है दैट इज रुपीज 1.20 पर पीस. ओके. अनफॉर्चुनेटली जो टोटल 100 eggs थे उसमें से 4 eggs आपके खराब हो गए, टूट गए, तो बचे कितने? 96 eggs. 100 minus 4, 96. द शॉपकीपर सेल्स द रिमेनिंग eggs at रुपीज 15 a dozen. 15 a dozen का मतलब है कि 12 अंडे 15 रुपए के उसने बेच दिए. तो एक कितने का बेचा? 15/12 से निकाल दूंगा मैं. एक का SP आ गया. आप एक काम करो ना, यहां से टोटल CP निकाल दो, टोटल SP निकाल देंगे, पता लग जाएगा. सिंपल सा फंडा है. तो टोटल पहले CP निकाल दो. सो टोटल CP कितना होगा सर? रुपीज 100 मल्टीप्लाई बाय 1.20, कितनी वैल्यू आ गई? रुपीज 120. 120 रुपए में टोटल इसने 100 अंडे खरीदे हैं, लेकिन 4 अंडे टूट गए. अब इसने जो बेचे हैं, जो आपका SP है, एक काम करो, SP निकाल दो 1 का, एक अंडे का, 15/12 आ जाएगा. निकालना कितने का है? 96 का, तो मल्टीप्लाई 96 कर दो. 96 क्यों? क्योंकि सर 4 तो ब्रेक हो गए आपके, तो 12 8 96, 15 8 120, तो ये आगे टोटल SP आपका. ये टोटल CP, टोटल SP, जितने के खरीदे उतने के ही बेच दिए, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो नो प्रॉफिट नो लॉस. राइट सर, आसान सा क्वेश्चन था, प्रीटी इजी. क्वेश्चन 2 के पास चलते हैं. If the market price of an article is rupees 450, ठीक है, and markup percentage is 12.5%. कितना है? 12.5%. What is the cost price? मुझे CP जो है फाइंड करना है, ठीक है. थोड़ा सा सोचो कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. प्रीटी इजी है. इसके मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा, किन 2 तरीके से हम लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आप पहले देखो और मुझे ये बताओ कि आपको MP गिवन है 450 और परसेंटेज गिवन है मार्कअप. मार्कअप का मतलब है इंक्रीज्ड वैल्यू. मार्कअप परसेंटेज इज 12.5%. व्हाट इज द CP? बताना जरा. आप मुझे इस क्वेश्चन को देख के CP में और MP में एक रिलेशन बता सकते हो? चलो 2 मेथड छोड़ो, मैं आसान ही बताता हूं आपको, सबसे इजी मेथड, एक ही मेथड बताता हूं, दूसरे वाले में कंफ्यूज नहीं करूंगा. पहले मैंने क्वेश्चन को पढ़ के सोचा कि चलो आपको 2 बताऊंगा, लेकिन अब एक ही बताऊंगा, क्योंकि वो ही थोड़ा सा, दोनों में जब मैंने कंपैरिजन किया दोबारा से रीड करने के बाद, तो इजी वाला ही I'll tell you. You tell me, what is the relation between CP and MP? CP और MP में से कौन किसका कितना गुना ज्यादा है, कितना गुना कम है? पढ़ सकते हो ये?
450 आपका एमपी है और परसेंटेज आपकी 12.5% जो है इंक्रीज करने की बात कर रहा है। तो ये इसने बोल दिया कि बताओ इसका कॉस्ट प्राइस आप बताओ कितना है। आपका जो एमपी है, क्या आप उसे कह सकते हो वो सीपी के कंपैरेटिवली कितना बड़ा है, या आप ये कह सकते हो कि जो सीपी है वो एमपी के कंपैरेटिवली कितने गुना छोटा है। ये इतनी सी बात पता लगानी है इन दो चीजों को पढ़ के। एक पॉइंट नंबर ये, पॉइंट नंबर 2। टेक 5-6 सेकेंड्स मोर, टेक 10 सेकेंड्स मोर और मुझे बताओ आप क्या ऐसे बता सकते हो। जिसने ये बता दिया ना उसका आंसर निकल गया। पता लगा किसी को? क्या मैं कह सकता हूं कि आपका जो मार्केट प्राइस है वो आपकी सीपी से 1/8 टाइम्स ज्यादा है, या फिर मैं कह सकता हूं 450/1/9 जो सीपी है वो आपका एमपी से 1/9 टाइम्स छोटा है। सर कैसे बोल देंगे हम लोग ये वाला पॉइंट? क्योंकि सर आपको जो मार्केट प्राइस है वो 450 रुपए है और 450 के बिहाफ पे मार्कअप परसेंटेज कितने? 12.5%। निकाल के देख लो कितना जा रहा है आपका। सीधा अगर एमपी की बात करोगे तो 1/8 टाइम्स ज्यादा है, सीपी की बात करोगे तो 1/9 टाइम कम है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो बाय वाला जो पॉइंट है ये सबसे इजी है और सबसे ही आपका लगा लो कि लेस टाइम टेकिंग मेथड है। लेकिन फिर से वही चीज है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई अगर मुझे इतना कोई एक्स वैल्यू मुझे गिवन है, उसका मार्कअप परसेंटेज मुझे इतना दिया हुआ है, ये मार्क डाउन भी हो सकता था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यू फाइंड करता अपनी। तो 1/8 1/9 पे तो सीधा सा आंसर आ गया। 450 है तो 450 का 1/9 9 5 45 400 इसका आंसर आ गया। क्योंकि ये वैल्यू बढ़ा के है, इसने सीपी की वैल्यू पूछी, तो सीपी में जब वैल्यू बढ़ेगी तभी हमारे पास वो आपका सेलिंग प्राइस के बिहाफ पे काम करेगा। तो 400 इसका आंसर आ गया। दोबारा सुन लो एक बार। ये कह रहा है कि आपका जो एमपी है वो जो है 112.5 है किसके? सीपी के। ठीक है, एमपी की वैल्यू गिवन है आपको 450। 112.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। यहां से सीपी सॉल्व करना जरा। 5 10 0 4500 112 400 उत्तर आएगा आपका। सेम आंसर आ रहा है। इससे निकाल दो या इससे निकाल दो जो मैंने बताया अभी आपको। 450 के बिहाफ पे 1.8 से निकाल दो क्योंकि आपका एमपी जो है 1/8 टाइम ज्यादा है, सीपी 1.9 है। तो 450 मल्टीप्लाई बाय 1/9 9 5 45 50 मेरी वैल्यू आ गई। तो सर 450 ऑलरेडी था, तो 450 में से अगर मैं 50 को माइनस करूंगा तो 400 ही आपका आंसर आएगा। इससे इजी लगता है इससे कर लो, उससे लगता है उससे कर लो, जो आपको आसान लगता है। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है जो फटाक से निकलने वाला पॉइंट है वो ये वाला है कि वो कितने गुना कम है या कितने गुना छोटा है। रेस्ट इज योर कॉल, जैसे आपको आसान लगे। जिसको इससे लगता है इससे कर लो। सीधा सा 12.5% की वृद्धि थी, तो वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट था। सो आई टुक इट एज एमपी 112.100 प्लस में 12.5 112.5% हो गया हमारे पास ऑफ द एसपी। परसेंट क्या है? 112.5 ही ले लो। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। क्या कह रहा है? इसने कहा इफ द मार्कअप परसेंटेज ऑफ एन आर्टिकल इज 50%, कितनी वैल्यू दे रहा है? 50%। सही लिखा हुआ है ना? हाँ। एंड द डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑल्सो 20%, देन द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना होगा? एक बात मुझे बताओ, आपको मार्कअप परसेंटेज यहां पे गिवन है 50%, डिस्काउंट परसेंट भी गिवन है जो कि 20% है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। यहां पे मुझे ना सीपी गिवन है ना एसपी गिवन है, कोई भी कहानी मुझे नहीं दी हुई। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना जो वैल्यू है वो लेट कर लो आसान भाषा में। तो 3 पॉइंट अपना ले लो यहां पर, सिंपल सा। एक ले लो सीपी, एक ले लो एसपी, एक ले लो एमपी। ये मार्कअप परसेंटेज है, ये डिस्काउंट है और प्रॉफिट की बात चल रही है। मुझे ना सीपी पता ना एसपी पता। सबसे मेन पॉइंट तो वही है, सबसे मेन तो सीपी और एसपी ही है ना, उसके बिना तो कहानी चलेगी ही नहीं। तो अगर मैं सीपी को बोल दूं 100, सुनना मेरी बात, सीपी को बोल दूं 100, आप डिस्काउंट बोल रहे हो
कितने डिस्काउंट पे बोल रहे हो? डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑल्सो 20% एंड द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा बताना जरा मुझे एक बार। मार्कअप 50% बोल रहे हो आप, अगर मार्कअप आपका, इसका उत्तर पता है, इसका आंसर आ गया 20%। सीधा सा आंसर देख के पता लग गया। एमपी आपका कितना हो जाएगा 150 और 20% बोल रहे हैं डिस्काउंट के बिहाफ पे, तो ये आपका हो जाएगा 120। कितनी वैल्यू हो गई सर? 20% ही आ गया सीधा सीधा इसका आंसर। अब ये मैं कैसे पता लगाऊं? इट इज ऑल अबाउट बेस नाउ, क्योंकि मुझे तीनों ही वैल्यूज के अंदर जो मेन पॉइंट था मेरे पास वो गिवन ही नहीं है। सीपी, एसपी, एमपी, सीधा सा मैंने सीपी को अपना लेट कर लिया कि सर सीपी मेरे पास 100 में ले लूं तो एसपी मेरा कितना होगा 120 होगा। इस एमपी वाली कहानी को थोड़ी देर के लिए अगर मैं भूल भी जाऊं, फॉर एग्जांपल अगर इसे मैं भूल भी जाऊं तो प्रॉफिट परसेंट मेरा 20% आएगा सीधा मार्कअप के बिहाफ पे। इसे अगर मान लो ना नहीं लिखता हूं मैं तो यहां से भी चेक कर लो सीधा, एसपी मेरे सीपी मेरे पास 100 है, एसपी मेरे पास 120 आ गया ऑन द बिहाफ ऑफ द गिवन वैल्यूज। अब आप इसे अगर निकालना चाहो परसेंटेज में तो 20% आ ही गया। अगर यहां से सिंपल ये बोलता कि प्रॉफिट बताओ तो प्रॉफिट भी निकाल देते, माइनस करके सीधा डिफरेंस निकालते ही मेरे पास प्रॉफिट भी निकल के सामने आ जाता। सारी की सारी जो कहानी है ना सर, वो कहानी आपके बेस से जुड़ी हुई है। अब उन स्टूडेंट्स को शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो जिन्होंने बेसिक से ये नहीं सीखा हो कि सर अगर सीपी मेरे पास 100 है और 20% अगर मैं प्रॉफिट कर दूं तो मेरे पास एसपी कितना आएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने रूट्स पे एक बार चले जाओ, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले जाओ, तभी आपकी कहानी सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, क्लियर है? एक आपको इस तरीके से भी समझ सकते हो इस पॉइंट को, इसको ना लेके चलते हुए आप ये भी कह सकते हो कि सीपी के बिहाफ पे मैं एमपी को लेट कर लूं, सीपी के बिहाफ पे एमपी को लेट कर लूं तो फिर तो एमपी के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। वैसे भी कर सकते हो, तरीके कई हैं, वो तो मेरे समझने का तरीका है कि मैं क्वेश्चन को किस तरीके से लेके चल रहा हूं। मार्कअप परसेंटेज थी 50% और डिस्काउंट दिया था 20%। ये डिस्काउंट है, ये आपका मार्कअप है। अब थोड़ा सोचो, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो। प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर दी तो डिस्काउंट है ना। अब डिस्काउंट किस पे होगा हमेशा? आपका डिस्काउंट किस पे होगा? आपका एमपी पे होगा, सीपी पे होगा। अब मुझे डिस्काउंट निकालने के बाद मैं उसे बेचूंगा तो मैं पहले उसने एक प्राइस सेट कर दिया कि मान लो वो प्राइस मेरा 100 है, आपने उसमें से डिस्काउंट निकाल दिया। डिस्काउंट निकालने के बाद उसे बेचेंगे, वो आपका क्या होगा एसपी होगा। तो वही मैंने कहानी यहाँ पे कर दी। मैंने क्या मान लिया? सीपी अपना 100 लेट कर लिया और सीपी और एमपी का रिलेशन में चेक कर लो एक बार। सीपी और एमपी का रिलेशन चेक करते ही एमपी के बिहाफ पे एसपी मेरे पास कितना है 120। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना परसेंटेज कम ज्यादा यही तो चेक करना है। नहीं गिवन तो सीधा लेट कर लो 100 के बिहाफ पे। सबसे आसान होता है 100 से लेट करना। या फिर एक और चीज से कर लो, यहां से मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो एमपी है मेरा वो जो है 150% ऑफ सीपी है। ये लो, इससे समझ लो कहानी को, तभी एक ही बात को बयां कर रहा है। तो तरीके जितने मर्जी लिख लो सर, आपका जो एंड रिजल्ट है वो सेम ही आना है। और यहाँ पे डिस्काउंट कितना बोल रहा है 20%, तो एसपी को लेके चल पड़ो, वो कितना हो जाएगा आपका 80% ऑफ द गिवन वैल्यू। अब बता दो एमपी किसी भी तरीके से निकाल लो सर, कहानी सेम ही चलनी है आपकी। चलें आगे, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन? अ मैन सेल्स 2 रिस्ट वॉचेस, वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड अनदर एट अ लॉस ऑफ 10%। एक को करता है 10% के प्रॉफिट को, एक को कर रहा है 10% के लॉस पे। बट द एसपी ऑफ ईच वॉच इज ₹200 टू फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। अब देखो यहां पे आपका बेसिक परसेंटेज का काम आएगा। बड़ा आसान सा फंड है। एक पॉइंट यहां पे चेक कर लो कि आपको कॉमन लॉस हो रहा है। जो वैल्यू आपको गिवन है, कॉमन वैल्यू कितनी है? दोनों में 10 हमारे पास कॉमन वैल्यू है, लॉस या प्रॉफिट के बिहाफ पे। सिंपल सा फंडा होगा, जो भी आपका कॉमन गेन है या लॉस है डिवाइडेड बाय 1 to 10% विद द स्क्वायर। कॉमन वैल्यू कितनी है? कॉमन हमारे पास 10 है, तो 10 अपॉन
10 इसका स्क्वायर इतना परसेंट। अब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारे पास वैल्यूज जो है कुछ और होता तो हम वो पुट कर देते। तो सर ये तो 1 ही आ गया, 1/1 इज 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर कितना होगा 1%, परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है। एक पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा पॉइंट ये, अगर इसमें लेट करके करूंगा तो मेरा टाइम थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इसने बोल दिया कि 2 वॉचेस हैं, एक पे प्रॉफिट 10%, एक पे लॉस 10%। समझ रहे हो? तो मुझे दोनों ही केसेस में, अब देखो सीपी मुझे पता ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में मैं क्या करूंगा, एक ऐसे वे के लिए जाऊंगा जहां पे मैं इजीली वैल्यूज को फाइंड कर सकूं। सबसे इजी मेथड क्या है, कॉमन वैल्यू चेक कर लो। प्रॉफिट कितना है 10%, दूसरे पे लॉस कितना है 10%, तो कॉमन वैल्यू कितना है, कॉमन 10 है, यहां भी 10 है। अगर मान लो मेरे पास वैल्यू यहां पे 20 होती, यहां पे 10 होती, तो मुझे कॉमन वैल्यू चेक करनी पड़ती। कॉमन वैल्यू चेक करने से सबसे इजी क्वेश्चन हो जाता है, जो ऐसे टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो सिंपल सा फंडा, जब भी आपको लॉस या प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कॉमन गेन या लॉस जो भी हो रहा है अपॉन 10 इसका होल स्क्वायर, उतना परसेंट हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। ठीक है सर? तो सिंपल सा फंडा, वेरी इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स, आपका 15 एप्पल का जो सीपी है दैट इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 एप्पल्स, व्हाट इज द गेन और प्रॉफिट, गेन और लॉस परसेंट। चलो एक काम करते हैं, लिखते हैं, बड़ी आसान तरीके से करेंगे, बड़ी इजी तरीके से। सीपी ऑफ 15 एप्पल्स दैट इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 एप्पल्स। क्या आपको किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू के बारे में पता है, किसी एक की वैल्यू का पता हो, चाहे सीपी वाला है चाहे आपका एसपी वाला है, पता है क्या? नहीं सर, किसी का नहीं पता। तो एक काम करो, इसे ना मैं लिख सकता हूं सीपी मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई बाय 20। ये करने से क्या होगा, मेरे पास रेशियो आ जाएगा, उस रेशियो से मैं रिलेट कर लूंगा सीपी और एसपी। प्रीटी इजी मेथड। इसे मैं कह सकता हूं सीपी डिवाइड बाय एसपी दैट इज इक्वल टू 20 अप ओवर 15। इसे कट कर दूंगा तो आपकी सीपी और एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 4 20, 5 3 15। यहां से कर लो रिलेट, दिस इज द रेशियो ऑफ सीपी टू एसपी। यहां से मैं कह सकता हूं, इससे लेट कर सकता हूं इसके बिहाफ पे कि जो सीपी की वैल्यू है वो कितनी है, ₹4 है, और जो एसपी की वैल्यू है वो कितनी है, ₹3 है। अब बताना सर कितना इजी हो गया। अगर मैं 100 वाले कॉन्सेप्ट पे जाता या लेट करता किसी और वैल्यू को तो थोड़ा सा और लेंथी हो जाता। सबसे आसान हो गया ऐसे पॉइंट्स में लेके जाना जहां पर गिवन वैल्यूज मेरे पास है, उससे इजी फॉर्म कर देना। अब यहां से क्या फायदा हो गया, साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरे पास कि जो सीपी है वो एसपी से बड़ा है, तो मतलब मेरे पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंट मुझे निकालना है। अब आप मुझे बताओ लॉस परसेंट कितना आ रहा है, जल्दी बता दो फटाफट। लॉस आपका ₹1 आ गया, 4 और 3 के बिहाफ पे लॉस मुझे बताओ कितना आ रहा है। होना चाहिए था अब तक तो यार, 25% आ गया। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस कितना है 1 अपॉन सीपी कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1/4 गुना 100, 4 से 100 कट गया, 25% आ गया। ठीक है, बढ़ो आगे। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, ये कह रहा है अ डीलर बाय बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस, एक डीलर 12 संतरे बेचकर गेट्स द सीपी ऑफ 15 ऑरेंजेस। 12 संतरे बेचने पर उसे 15 संतरों का सीपी मिल जाता है। मतलब एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सीपी ऑफ 15 ऑरेंजेस, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। यहां पर क्या था, सीपी ऑफ 15 इज सेम एज एसपी ऑफ 20। गेन और लॉस यहां पे क्या है, एसपी ऑफ 12 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 15। निकाल दो अब तो, ये तो सेम ही क्वेश्चन आपके पास आ गया। हाँ या ना, निकाल सकते हो इसे, तो सेम वैल्यू आपके पास आ गई। सर अब इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को, हल्का सा इतना सा कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। सर डिफरेंस तो कोई खास है नहीं, तो एक काम करता हूं मैं, अगर डिफरेंस कोई खास नहीं है ना, मैं आपको एक तरीके से और निकाल के दिखाता हूं डिफरेंस वाले मेथड से, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। एक दो तरीके और समझना। मतलब पहले इसको मैं लिख देता हूं कि आपका जो एसपी है ऑफ 12 दैट इज इक्वल टू सीपी ऑफ 15। ठीक है, व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट। यहां पे तो इन्होंने तो खैर यहां पे लिख ही दिया कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा।
जो डिफरेंस की बात कर रहा था, यहां पर मुझे पता नहीं था व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। इसमें टोटली अननोन था मेरे लिए, मुझे पता ही नहीं था कि गेन हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। यहां पे इजी हो गया, प्रॉफिट परसेंट की मुझसे बात कर रहा है। तो एक काम करो, ऐसे केसेस में प्रॉफिट परसेंट के निकालने के लिए आप ये चेक कर लो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्वांटिटी, या क्वांटिटी का सेलिंग वाले का और सीपी वाले का डिफरेंस कितना है। सर यहां पर मेरे पास सीपी 15 की बात कर रहा है, यहां पर मेरे पास सेलिंग 12 की बात कर रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज? 3। तो डिफरेंस 3 विद रिस्पेक्ट टू द एसपी, दैट इज व्हाट 12 मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी ऐसे ये क्वेश्चन लिया ही क्यों था मैंने, मेन डिफरेंस जो था वो ये दिखाने के लिए। यहां पर अगर सीधा मेरे पास ये वैल्यू ना गिवन होती तो अपने बेसिक मेथड से कर लेता, मैं इजीली सॉल्व कर देता। लेकिन यहां पर जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए तो लेंथ में नहीं घुसने वाले हैं आप। हालांकि ये बड़ी इजी है, बहुत इजी मेथड है ये वाला भी, लेकिन जब ऐसे ये लेने का मुद्दा ही मेरा ये था कि दोनों को मैं चेंज करके दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं समझा सकूं। तो एसपी ऑफ 12, सीपी ऑफ 15, प्रॉफिट परसेंट मुझे ऑलरेडी बोल दिया कि आपको प्रॉफिट परसेंट ही निकालना। तरीके और भी हैं, मुझे लगा कि ये वाला समझाना चाहिए, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, राइट सर। प्रॉफिट परसेंट डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी दैट इज 3 विद रिस्पेक्ट टू किसके बात चल रही है, एसपी की बात कर रहा है, जो कि इसके इक्वल है अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 से गया 4 पे, 4 से गया 25 पे, तो 25% आपका प्रॉफिट है। क्लियर है? तो बारीकी को समझो कि क्या बेसिक डिफरेंसेस है क्वेश्चंस के अंदर, किसमें क्या नया है, किसमें क्या पुराना है, उनको समझते हुए चलो आगे। By selling 18 chocolates, a vendor loses the SP of 2 chocolates. Find his loss percent. Parent नहीं है, परसेंट है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ये बताना जरा कितना होगा, फटाफट बताओ। इसमें लॉस बोल दिया, इसमें लॉस की बात कर रहे हैं। एक काम करो, अगर इसे मैं बोल दूं SP ऑफ 1 ₹1 ले लूं, SP ऑफ 18 चॉकलेट्स कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ₹18। और आगे क्या रिलेशन गिवन है। अब ऐसा करने पर उसे कितने का लॉस होता है? लॉस द SP ऑफ 2 चॉकलेट्स। ऐसा करने पर उसे 2 चॉकलेट्स के SP के अकॉर्डिंग लॉस होता है। एक का SP कितना है? ₹1। 2 का SP कितना हो जाएगा? ₹2। मतलब लॉस कितना हो गया? ₹2 हो गया, हाँ या ना? निकालने के लिए क्या बोला है? फाइंड इज लॉस परसेंट। सर यहाँ पे सीपी निकाल दो ना। सीपी कितना हो गया? 18 और 2 20। 18 तो आपका था ही ऑलरेडी हमारे पास, और 2 का ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 18 और 2 20 निकालना है। लॉस परसेंट लगा दो फॉर्मूला, L अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज कर दो पुट। बताओ कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ। 10% आ गया। लॉस 2 है भाई, सीपी आपका 20 है, मल्टीप्लाई बाय 100 काट दो। 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 10% इज द आंसर। आप इसे इक्वेट भी कर सकते थे, दोनों वैल्यूज को इक्वल पुट करके तब भी निकाल सकते थे, लेकिन ये और भी आसान हो गया। मैंने SP1 का मान लिया ₹1, 18 का हो गया ₹18। अब इसने यहां पर चेंज लिखा हुआ है। चेंज क्या है? लॉस की बात कर रहा है, SP ऑफ 2 पे। तो सर 2 का ही लॉस हुआ ना, 1 का SP ₹1, 2 का SP ₹2, 18 कितना हो जाएगा? ₹18। तो सिंपल सा फंडा आ गया, लॉस कितने का हुआ? ₹2 का। तो लॉस परसेंट निकालना है, ये CP मेरे पास 20, L अपॉन CP इंटू 100। क्लियर है? 10%। 8वें पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। अ मिल्कमैन परचेजेस द मिल्क एट ₹X पर लीटर। एक मिल्कमैन जो है X पर लीटर पे दूध जो खरीदता है, ठीक है, एंड सेल्स इट एट ₹2X पर लीटर, और उसे 2X पर लीटर पे बेच देता है। स्टिल ही मिक्सेस 2 लीटर्स वाटर, 2 लीटर पानी वो मिलाता है विद एवरी 6 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। एक्सक्यूज मी, 6 लीटर शुद्ध दूध और साथ में हर 6 लीटर के साथ में 2 लीटर पानी, अगले 6 पे फिर से 2 लीटर पानी, अगले 6 लीटर पे फिर से 2 लीटर पानी, ऐसे वो ऐड कर रहा है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा ये मुझे बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? इसने क्या बोला निकालने के लिए, क्या मुझे गिवन है? एक काम करो, सबसे पहले यही लेट कर लो कि आपका जो CP है 1 लीटर मिल्क का वो ₹1 है। अब 2 कैटेगरी अपने पास शो कर लो, किस किस के बिहाफ पे? आपका मिल्क
और आपका वोटर। कितने कितने में बोल रहे हैं? 6 लीटर पे 2 लीटर ऐड कर रहा है, हाँ या ना? एवरी 6 लीटर पे वो 2 लीटर आपके पास ऐड कर रहा है। तो इसके बिहाफ पे कहाँ गया? ये रहा परचेजिंग पॉइंट, ये रहा सर आपका x, और सेलिंग पॉइंट आपका ये रहा 2x पर लीटर के बिहाफ पे। दोनों में गिवन है, ठीक है। एसपी बताना, सीपी बताना कितना होगा इसका, और इसका सीपी बताना कितना होगा। अब पानी तो फ्री में आता है, क्या पानी का कोई पैसा लगता है? पानी का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हमारे पास मिल्क का सीपी के बिहाफ पे मुझे वैल्यू बता दो। जिसने दोनों की कंबाइंड वैल्यू यहां पर बता दी, उसका आंसर आ चुका है। इट विल टेक हार्डली 10 more seconds टू सॉल्व द आंसर। टेक 10 seconds एंड टेल मी कितना आंसर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ये तो पता लग गया, ये पता लगा नहीं लगा, क्योंकि आपके पास इसका तो कोई कॉस्ट होना ही नहीं है। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 6 रुपये आपके पास आ जाएगी। 6 क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे बोला है आपने कॉस्ट ऑफ 1 लीटर 1 रुपए है, तो 6 लीटर का 6 रुपये आ जाएगा। वाटर का तो कोई कॉस्ट है ही नहीं, तो ये तो 0 है, तो 6 + 0 6 आ गया। और आसान कर दिया अब तो मैंने। आप बता दो अब कितना आंसर आ रहा है। जल्दी बताओ। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई आपके पास? 6 लीटर आपका दूध है, 2 लीटर आपका पानी, टोटल आपके पास आ गया 8 लीटर। अब 8 लीटर के बिहाफ पे प्रॉफिट वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? एक क्वेश्चन मैंने पीछे करवाया था, आपका जो डिफरेंस है वो अपॉन द इनिशियल वैल्यू, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। सो 16 में से 6 गया आपका 10/6 मल्टीप्लाई बाय 100। करते रहो डिवाइड, इसको बता दो कितना आ गया मेरे पास आंसर। ये तो ऑप्शन से भी चेक कर लो अब तो। 166.66 दिस इज आंसर। देखो किसी दिक्कत है, आगे चलते हैं फिर। आठ क्वेश्चंस हो गए हैं आपके, 9th पे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा लेवल, हर लेवल की क्वेश्चंस हम लोग करते हुए चलेंगे। बोलो सर कोई परेशानी है? शैल वी मूव फॉरवर्ड नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 में उन्होंने बोला है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट इन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। Which was earlier being sold at a 40% profit। वो जो कि पहले आपके पास 40% के प्रॉफिट पे बेचा गया था। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर लॉजिकली मैं थोड़ा सा सोच लूं कि मेरे पास सीपी, एसपी, एमपी की वैल्यूज क्या क्या होंगी, लेट कर लूं बस एक बार, ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकल जाएगा। सोचना जरा। 100 से कर सकते हो, x से कर सकते हो, जिससे आसान लगे उससे कर सकते हो। एक काम करो, यहां पे मैं सीपी मान लेता हूं, यहां पे एसपी लेके चलता हूं, यहां पे मेरे पास मार्क प्राइस लेके चलता हूं। पहले मैं इनिशियल वैल्यू लेके चलूंगा, मैं बाद में फाइनल वैल्यू लेके चलूंगा। सर इनिशियल फाइनल क्या है? पहले कितनी वैल्यू थी, बाद में कितनी वैल्यू है। सीपी, एसपी और एमपी के बिहाफ पे आपने स्टार्टिंग में बोल दिया कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है जहां पर आपका डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, और जो कि पहले मतलब अभी इन्होंने क्या कहा है, 20% के डिस्काउंट पे आपको बेचा है, वैल्यू को बेचा है, जो कि पहले 40% के प्रॉफिट पे बेचा गया था। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? अगर मैं 100 वैल्यू लेके चलता हूं तो उस 100 वैल्यू के लेने पर सीपी अगर मैं 100 ले लूं तो एसपी कितना होगा और एमपी कितना होगा, निकाल सकते हो। पहले कौन सा था, पहले कौन सी क्वांटिटी थी? ये इनिशियल फाइनल क्यों लिखा है? ये इसके लिए लिखा गया है। अगर मेरे पास इनिशियल पॉइंट पे सीपी मेरे पास 100 है, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस मेरे पास 140 होगा, इसकी मुझे पता ही नहीं है, एमपी की मुझे वैल्यू नोन ही नहीं है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला इन्होंने कि जो नया प्राइस है वो इसके बिहाफ पे निकाला जाएगा। सर किसके बिहाफ पे? डिस्काउंट ऑफ 20%। अब जो 20% का डिस्काउंट होगा तो वैल्यू कितनी जाएगी? यार बताओ, थोड़ा सा बताओ, कॉपी में निकाल तो रहे हैं ना, साथ साथ आप लोग निकाल तो रहे हैं सर, लेकिन इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि चलो सीपी तो चलो ठीक है 100 हमारे पास है, बट अब अगले केस में जो इन्होंने डिस्काउंट वाली बात की, अब मैं वैल्यू क्या पुट करूं? भाई मेरे ये सीपी आपका 100 है, तो इस वाले केस में एमपी 140 ही होगा। अब डिस्काउंट कितना बोला है? 20%, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 112 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, राइट। इस वाले केस में कितना था आपके पास? 40% का प्रॉफिट की आप बात कर रहे थे। अब निकल जाएगा। तो सिंपल सा फंडा आपके पास आ गया। एक बार रिलेशन चेक कर लो, कितना आपके पास आ रहा है? परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ गया? 12%। आंसर
कितना टाइम लगा? सीपी मान लिया मैंने 100 अपना, एसपी कितना हो गया 140, क्यों? क्योंकि इसने इनिशियल पॉइंट पे 40% के प्रॉफिट प्रेजेंट किया था। एमपी मुझे उस टाइम पता ही नहीं है। फिर मैंने कहा कि फाइनल में सीपी मेरे पास सेम ही है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ द वैल्यू मेरे पास एमपी कितना हो गया सर 140, और कितना डिस्काउंट की बात कर रहा है? 20% की बात कर रहा है। तो 20% का निकाल दो, कितना है एसपी आपका 112 बन गया हमारे पास। सीपी और एसपी में 12% जो पूछा है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, तो कितना आ गया 12%। सीधा यहीं से निकाल सकता हूं मैं। यहां से इसे चेक कर लो और यहां से इसे चेक कर लो, देख लो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, डिस्काउंट वाले भी, आपके प्रॉफिट वाले भी, कोई चेंज ही हमारे पास नहीं है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई? A person sold an electronic watch at ₹96. ये क्वेश्चन ठीक है। In such a way that his percentage profit is same as the cost price of the watch. If he sells it at twice the percentage profit of what? Of its previous percentage profit, then the new selling price will be. तो आपका नया सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा नमक मसाला है, उसके भी यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा सर। एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच को 96 रुपए में बेच दिया। कंडीशन क्या है? दैट इज परसेंटेज प्रॉफिट इज सेम एज द सीपी ऑफ द वॉच। जो सीपी है उसी के बिहाफ पे परसेंटेज प्रॉफिट आपकी इक्वल वैल्यू लाई करता है। इफ ही सेल्स इट एट ट्वाइस, अगर वो उसे बेच देता है ट्वाइस द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ इट्स प्रीवियस परसेंटेज प्रॉफिट, देन द न्यू सेलिंग प्राइस विल बी। तो नया एसपी क्या होगा? इस वैल्यू के बिहाफ पे अगर मैं एसपी निकालूं, अब एसपी क्या होगा? प्रीवियस वैल्यू मुझे नहीं पता, तो एक्स प्लस, एंड इट इज टेकिंग ऑन द कंसिडरेशन एक्स ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू एज वेल। कितने के लिए बोल रहे हैं? 96 के लिए, ठीक है ना? तो अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 96। ये लो आ गया, बेसिक सा फंडा यूज किया मैंने, कुछ नहीं किया। यहां से एक्स निकाल दो, एक्स स्क्वायर 100x, उधर ले चले जाओ इसको, x की वैल्यू निकाल दो। जैसे आपकी x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। x कितना आएगा? ऐसे 0 से 0 कट गया, 8 12 96 30 60। x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। इस x की वैल्यू को उठाओ और यहां पे पुट कर दो। सर ये कितना आएगा? 60 6 डबल हो जाएगा ना यहाँ पे। अगले केस में क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट केस में डबल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 60 और दूनी 120, 120 12 6 72, तो 60 प्लस आपका 72 बटे में 100, ये आपका वैल्यू आ गई ऑलमोस्ट 132 आपका आंसर आ गया। ठीक है सर, पहले वाले में इनिशियल पॉइंट मैंने ले लिया, जो मुझे वैल्यू मुझे नहीं पता मैंने यहाँ पे लेट कर ली। अब इसने क्या बोला? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है परसेंटेज प्रॉफिट इज सेम एज दैट द कॉस्ट प्राइस, लेकिन बाद में इसने बोल रहा है कि अगर वो बेच देता है ट्वाइस द परसेंटेज प्रॉफिट, इसीलिए मैंने बाद में यहाँ पे ट्वाइस लिया है। समझ गए? तो यहाँ पे 60 और ट्वाइस के लिए यहाँ पे 2x आ जाएगा, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 का डबल 120, तो 120 इंटू 60 720, 12 6 72, 720 आ गया अपॉन में 100। इनिशियल वैल्यू मेरे पास 60 ही है, इसको सोल्व कर दिया, कितना आ गया? 132 आ गया। ये बहुत लंबा हो जाता अगर मैं इसे किसी और तरीके से सॉल्व करता, तो ये बेस्ट है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है सर, चलें आगे, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करिए रीड, क्या कहता है? पीछे कहाँ गया भाई? करिए। A car mechanic purchased 4 old cars for ₹1 lakh. ये आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, he spent 2 lakh in the maintenance, 2 लाख इसने मेंटेनेंस पे लगा दिए, and repairing of these 4 cars, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग पे 2 लाख रुपीज स्पेंड कर दिए। What is the average sale price of the rest 3 cars to get 50% total profit if he has already sold one of the 4 cars at rupees 1.2 lakh? एक बात ध्यान रखना हमेशा, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो क्वांट हो। फिलहाल क्वांट की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन जितना आपको लेंथी दिखाई देगा ना कि सर ये तो इसकी लेंथ तो बहुत बड़ी है, इसमें टाइम लगेगा सॉल्व करने में, ऐसा नहीं है।
फिर वही मेरी तो घिसी पिटी कहानी जो मैं हर बार बोलता हूं, कॉन्सेप्ट, जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा। लाइन चाहे 4 है, चाहे 7 है, चाहे 2 है, मैटर ही नहीं करता है। लेकिन ये बात फैक्ट है, जितना लेंथी होगा उतना आसान क्वेश्चन वो होता है। इसने यहां पे बोल दिया, कार मैकेनिक ने 4 पुरानी गाड़ियां खरीदी ऑफ ₹1 लाख। सीपी कंबाइंड चारों का है, चारों गाड़ियों का सीपी आपको गिवन है, सीपी ऑफ 4 कार्स, दैट इज 1 लाख। इसे 1 बोल दो, मैटर ही नहीं करता, एंड में लाख में अपने आप आंसर आ जाएगा, 1 बोल दो। ही स्पेंड टोटल 2 लाख इन द मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग, तो 2 लाख इसने और लगा दिया, टोटल कितना हो गया? 3 लाख रुपए हमारे पास टोटल सीपी बन गया इसका, चारों कारों का। What is the average sale price of the rest 3 cars to get 50% of total profit if he has already sold one of the 4 cars at ₹1.2 lakh? टोटल 4 में से एक कार तो वो ऑलरेडी 1.2 लाख की बेच चुका है। टोटल कितनी है? 4 में से, और 4 का सीपी कितना था? 1.2, जिसमें से एक तो ऑलरेडी इसने बेच दी, कितने की? 1.2 लाख की। और एवरेज सेल प्राइस बताना है तीनों कार का, ताकि उसे 50% का फायदा हो सके। बता दो अब तो, लाख की टर्म में मत जाना, सीधा 1 के कॉन्सेप्ट पे रुके रहना। जल्दी बोलो। सर ये कैसे निकाल देंगे? अब मुझे एसपी तो पता ही नहीं है, बिना एसपी के मैं कैसे फाइंड कर दूंगा? अच्छा, ये बात भी सही है, ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ। आप सेल भी किस पे करेंगे? 50% के टोटल प्रॉफिट पे। एक ही तो बिकी है ना, एक बिकी है, तो टोटल एसपी में से एक का एसपी माइनस कर दोगे आप, सीपी में से मत माइनस कर देना। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसने पूछा एवरेज सेल प्राइस बताओ रेस्ट 3 कार्स का, एवरेज बताना है, लेकिन उसने वैल्यू कितना बोल रहा है? 50% टोटल प्रॉफिट उसे चाहिए, और कंडीशन में एक उसने ऑलरेडी, 4 में से एक उसने ऑलरेडी 1.2 लाख की बेच दी है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं 3 की बात करूं, एसपी ऑफ 3 की बात करूं, तो ये बेचेगा सिंपल सा आपका किसके बिहाफ पे? 50% के बिहाफ पे। एक बात मुझे बताओ, ऑलरेडी सोल्ड वन ऑफ द 4 कार्स एट ₹1.2 लाख। अब इसको मैं क्या ये समझूंगा कि उसने चारों 1.2 की बेची थी? गलती मत करना। वन ऑफ द 4 कार्स 1.2 पे, ये मैंने रिपीट शायद दूसरी बार की है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत से आते हैं और स्टूडेंट्स ये डाउट्स पूछते हैं, ये उनके माइंड में स्ट्राइक करती है कि सर ये 1.2 की सारी बेच रहा है कि वो एक को बेचने की बात कर रहा है। क्वेश्चन काफी आसान है ये, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे पास सामने आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये आप कर दो, कितना हो गया? 15 × 45, 4.5 माइनस आपका 1.2, क्योंकि ये मैंने 4.5 कहां से ले लिया? आपने एसपी ऑफ 4 निकाल दो ना, तो 4 का निकालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास? 3 कहां गया? हाँ, 1.5, कितनी वैल्यू आएगी? 4.5। ये अपने 4 कार का एसपी निकाल दिया। तो 4 कार का एसपी निकालने के लिए मैंने सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 1.5। क्यों किया सर? बोल तो रहे एवरेज सेल ऑफ द रेस्ट ऑफ द 3 कार्स टू गेट 50% टोटल प्रॉफिट, लेकिन मुझे रिलेशन निकालना है 4th वाली निकालने के बाद, तो 3 का निकाल दूंगा। टोटल वैल्यू कितनी है? चारों की 4.5 लाख, और एक की वैल्यू कितनी है? 1.2 लाख। दोनों को माइनस कर दो, 5 में से 2 गया 3, 4 में से गया 3, 3.3 लाख। एवरेज की बात की है, डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 1.1। ये मेरा आंसर है। मतलब 1 2 3 4 स्टेप लगे मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकल बात करूं, अगर मुझे इसका कॉन्सेप्ट आता है तो इसे मैं ओरल भी सॉल्व कर सकता था, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 लाख यहां पर है जो इसने परचेजिंग में लगाया, 2 लाख इसने स्पेंड कर दिए, टोटल हो गए 3 लाख। अब 3 लाख के बाद इसने बोल दिया कि टोटल 4 गाड़ियां मेरे पास है, एक इसने 1.2 लाख की बेच दी, और 1 प्रॉफिट के बिहाफ पे, 50% टोटल प्रॉफिट के बिहाफ पे जो चारों का एसपी में निकाल दूं तो 3 × 1.5 कितना आ गया? 4.5 आ गया। 4.5 में से ऑलरेडी 1.2 की इसने बेच दी चौथे वाली कार, तो कितना आया टोटल एसपी? 3 का एसपी मेरे पास आ गया 3.3 लाख। और 3.3 में से इसने एवरेज निकालने के लिए कहा, एवरेज सेल कितना होगा? एवरेज के लिए टोटल 3 गाड़ियां, तो बाई 3 कर दिया, 1.1 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है सर, वेरी इजी। बस प्लीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा।
तो 11 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, लगभग ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए 11 क्वेश्चंस के अंदर। अब हम बात करेंगे आपके एसआई और सीआई के बारे में। चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हैं? अ सम ऑफ मनी इन 3 years बिकम 1344। अच्छा, 3 साल में कितना बन गया? 1344, and 7 years it becomes 1536. What is the principal sum where simple rate of interest is to be charged? We need to find out the value of P. बेसिक किस किस को पता है? एसआई सीआई का। एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सीआई निकालने का फॉर्मूला क्या है? आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक है, वो जो मेथड है, ट्रिक है, वो भी कॉन्सेप्ट्स की ही मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते का मतलब क्या है? मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, मैं ट्रिक कहां से यूज करूंगा? मुझे बेसिक ही निकालना नहीं आता कि अमाउंट कैसे मैं फाइंड आउट कर दूंगा, या सीआई एग्जैक्टली होता क्या है, एसआई निकालने का तरीका क्या होता है। आप किसी का परसेंटेज तो चलो सबका है ही है, रूट कोज पहले ही बता चुका हूं मैं, परसेंटेज के बिना तो कहानी चलेगी ही नहीं। मुझे यही नहीं पता कि 1225 का 12% कितना होगा, मैं कैसे निकालूंगा? अच्छा, कोई वैल्यू एसआई और सीआई में रिलेशन क्या होता है? एसआई और सीआई के रिलेशन के बिहाफ पे दोनों का फर्स्ट ईयर की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, या एंड टर्म की वैल्यू निकाली तो कैसे निकालते हैं। तो ये बेसिक पता होंगे तभी मैं ट्रिकी मेथड पे जा पाऊंगा, अदरवाइज तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। फिर तो रटने वाली बात हो जाती है कि जहां पे ये आए तो ये फॉर्मूला लगा दो, ये आए तो ये फॉर्मूला लगा दो। क्यों? हर फॉर्मूले के पीछे एक वजह होती है। आप जो ट्रिक यूज करते हैं ना, जो मेथड्स यूज करते हैं, उसकी भी वजह होती है। हम चाहे एवरेज की बात कर लें कि ये हमारे पास इनिशियल वैल्यूज है, बीच में टोटल एवरेज लेके चल पड़ना, क्यों? क्योंकि उनके रिलेशन, उनके डिफरेंस की आप बात करके नीचे लिखते हो। तो ऐसे टाइम एंड वर्क में लगा लो, स्पीड एंड डिस्टेंस में लगा लो, कौन सा पॉजिटिव लेंगे, कौन सा नेगेटिव लेंगे, किसको वैल्यू को ऐड कर देंगे, किसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, सबकी कहानियां ऐसे ही नहीं बनी हुई है, इन सबके लॉजिक्स हैं। जनरली हम बोल देते हैं कि ये ट्रिकी है। ट्रिकी ठीक है, इजी वे में करने के लिए भी नेम दैट के शॉर्टकट करने के लिए वो मेथड होता है, जस्ट एक गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब मुझे बेसिक सा पता होगा। अच्छा, बेसिक सबसे इजी जो मेथड है इस क्वेश्चन को निकालने के लिए मेरे अनुसार यूनिटरी मेथड, मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूनिटरी मेथड है। सिंपल सा फंडा है, अगर मैं 4 साल के इंटरेस्ट की बात कर दूं, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर दूं, तो वो क्या इन दोनों का डिफरेंस नहीं हो जाएगा? हाँ है ना, होगा ना। तो 1536 माइनस में 1344, 6 में से 4 गया 2, 13 में से 4 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 192 रुपीज। सो दिस 192, क्योंकि इसमें हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए कहा है, ये जो 192 है यही आपका इंटरेस्ट होगा 4 साल के लिए। 1 साल के लिए कितना हो जाएगा? टोटल 4 की वैल्यू पता लग गई ना, 1 का कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? 4 चौक 16 और 4 32, 48 रुपए। फाइंड द प्रिंसिपल निकाल दो। अब जिसे ये नहीं पता ना कि इन दोनों का डिफरेंस क्यों किया गया, दिक्कत आ जाएगी फिर से। अब वो दिक्कत कब क्लियर होगी सर? बेसिक कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे। समझ रहे हो ना? मैं बता देता हूं एक बार। हमने यहां पे बोला था कि 3 इयर्स का जो सम है वो इतना है, और 7 इयर्स का जो सम है वो इतना है। इन दोनों का डिफरेंस जो मैं निकाल दूं, टोटल मेरे पास ऐसा ही निकल के सामने आ जाएगा। मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, कितना आ गया? 192, जो कि आपके चारों साल की कंबाइंड वैल्यू है। 1 का आपने निकाल दिया 48, तो 3 का निकाल दो, क्योंकि 3 साल की बात कर रहे हो, तो तीनों का इंटरेस्ट निकाल दूंगा। 3 8 24, 3 चौक 12, 13 14, 144 रुपीज मेरे पास वैल्यू आ गई। प्रिंसिपल निकालना है, जहां पर सिंपल रेट आपने कहा है वी हैव टू चार्ज। टोटल वैल्यू कितनी थी? 1344। इसमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना हटा दो, माइनस 144। चेक कर लो, आपका आंसर है। जल्दी बताओ कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है? 1200 आ गया, ये ना हमारा आंसर। अच्छा, स्टेप नंबर 1, कॉन्सेप्ट पता होगा तभी यूज करूंगा। स्टेप नंबर 2, यूनिटरी मेथड मैंने पहले ही बोल दिया स्टार्टिंग में कि इसे सबसे इजी हो जाएगा यूनिटरी मेथड से। डिवाइड बाय 4 कर दिया, टोटल 3 साल की बात है, इन मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, टोटल 144 मेरे पास ऐसा ही आ गया। इसने कितना बोला था? मनी इन 3 इयर्स 1344 माइनस कर दिया, इसने वही मुझे निकालने के लिए कहा था, प्रिंसिपल सम निकालने के लिए कहा था। 1200 मेरा आंसर आ गया। अगर मैं इसे पी वाले फॉर्मूले से करता
कि पहले इनिशियल की वैल्यू निकालता, फिर फाइनल की वैल्यू निकालता, उनका फिर डिफरेंस निकालता, उसके बाद जाता प्रिंसिपल के पास। बहुत लंबा हो जाता सर, डिफिकल्ट हो जाता, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इसीलिए मुझे इसको डिफरेंस, सीधा डिफरेंस मैंने निकाल दिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द डे क्या बोल रहा है? अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 15900 at a simple rate of interest 6% per annum in 1 year. What is the value of principal sum? इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, इतना आसान क्वेश्चन आएगा भी नहीं, अगर आ गया तो हमारी चांदी हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली मुझे पहले पुट करना था, ये थोड़ा सा शफल हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन पे लेके जाना था। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये तो सीधा मुझे व्हाट इज द वैल्यू प्रिंसिपल सम मुझे निकालना है। तो प्रिंसिपल सम कैसे निकालोगे? SI का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100। टेक फ्यू सेकेंड्स, फाइंड आउट द वैल्यू। जल्दी बताओ कितना आ रहा है, सब कुछ गिवन है इसमें, तो जल्दी बताओ। आप है ना, निकाल दो इससे लो, ठीक है। आप एक काम और भी कर सकते हो इसे इजी करने के लिए, ये आपका अमाउंट दे दिया, इसके लिए जाऊंगा, फिर मैं अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। आप एक काम करो ना, आप इसे ऑप्शन से ही चेक कर लो और इजी हो जाएगा, क्योंकि इसने बोल दिया यहाँ पे सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 15900, ये अमाउंट है हमारे पास, और आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम है, और आपको टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। इसे मत करो, छोड़ो इसको, इसे मत करो। आप इसे इजी करने के लिए ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन से चेक कर लो और देख लो कि आपका अमाउंट कौन से वाला आ रहा है। अगर मैं करूंगा 12000 से, तो 12000 इंटू आर, थोड़ा पीछे हो जा भाई, इंटू आर आपका 6, 12 6 72, और इंटू 1 नहीं आ रहा, इससे 18 से कर दो, 18 इंटू 6, इससे भी नहीं आ रहा, 15 6 90, 15 6 90, 90 15000 में 900 प्लस कर दिया, 15900 आ गया। सी इज माई राइट ऑप्शन। सीधा ऑप्शन से कर लो और इजी हो गया। इसने प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल निकालना है, तो इनमें से कौन से वाला प्रिंसिपल होगा जो कि बाद में बढ़ के 15900 से बन जाएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, एक साल की बात कर रहे हैं। तो 15000 का 6% कितना आ जाएगा? 900। तो टोटल अमाउंट कितना? 15000 प्लस में 900, 15900। ठीक है, इससे कर लो, ये और भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 14, A sum of money becomes 3 times in 12 years. कोई सम ऑफ मनी है जो कि 3 साल में 12 साल में 3 गुना हो गया। In how many years will it become 5 times at the same rate of interest? Same rate of simple interest. बताना जरा। मुझे वैल्यूज कुछ नहीं दी हुई, बस सम बोल दिया इसने कि 3 गुना हो गया 12 साल में, और कितने साल में? 5 गुना हो जाएगा। ऐसे केसेस में है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे मैं आपका एसआई को और अमाउंट को हम कंसीडर करके चलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को इजी करने के लिए। इस वाले केस में आपको एसआई को कंसीडर कर लो, उससे बड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं एसआई को कंसीडर करता हूं, एसआई के बिहाफ पे कंसीडर करके वो चलते हैं, और इट बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 ईयर्स, तो वैल्यू बताना चाहिए मेरे पास सीआई के रिस्पेक्ट में कितनी वैल्यू आएगी। दोबारा बताता हूं मैं, हम लोग जनरली हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे मैं बोलता हूं कि आपको एसआई और अमाउंट दोनों में से कोई एक आप कंसीडर कर लो, या दोनों कंसीडर कर लो, थोड़ा इजी करने के लिए एक को कर लो तो भी काम चल जाएगा। इस वाले केस के अंदर मैं दोनों को लेने की बजाय एसआई को कंसीडर कर लेता हूं। तो सीआई वाले केस को अगर मैं लेके चलूं तो एसआई का रिलेशन कितना आ जाएगा? दिस विल बी ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल। सीआई वाले केस की अगर बात कर दूं, ये बेस किस किस को पता है? जल्दी बोलो। अगर मैं यहां पे 100 वाले केस से ले लूं ना तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं यहां पे फॉर्मूले से पुट कर दूं ना तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। What I'm trying to make it more and more easier to solve in lesser and lesser time. मैंने क्या बोल दिया कि मैं सिर्फ इसे एसआई वाले केस से कंसीडर करके चल रहा हूं। 2 केस बनाऊंगा, एक सीआई वाला पहला केस और एक सीआई वाला दूसरा केस। पहले केस के अंदर एसआई जो है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल। दूसरे केस में कितना हो जाएगा? ये बोल रहा है इट विल बी 5 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। एसआई कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने से कैसे पता करोगे आप?
आपको जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये आपको पहले से पता है, आपका सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज व्हाट वी नेम दैट एज, क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एसआई इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए प्रिंसिपल, हाँ या ना? प्रिंसिपल आपका वही है, बट एसआई हमेशा आपके प्रोपोर्शनल ही रहेगा। सर मैं इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। It increases if the respective value increases. It decreases if the respective value decreases. तो इसके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बिहाफ पे टोटल वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं। और एक और पॉइंट यहां पर ये बड़ा इजी हमारे लिए कर दिया, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सर दोनों वैल्यूज आपके पास बढ़ ही रही हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 दूनी 6, 6 और 4 4 24, टोटल 24 साल आपके पास आ जाएगा। सीधा से मैंने कॉन्सेप्ट यूज कर दिया, कुछ मैंने नया यूज ही नहीं किया, 3 पॉइंट यूज किए, सिर्फ अपनी थ्योरी, अपना कॉन्सेप्ट और ये 3 पॉइंट। अगर मैं जाता तो अपने फॉर्मूले वाले मेथड से भी निकाल सकता था, बट फॉर्मूला वाले पे मैं क्यों जाऊंगा? दोबारा सुन लो एक बार, शायद डिफिकल्ट लगे कि पहली बार जो लोग कर रहे हैं उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। मैं दोबारा बता देता हूं एक बार। इन्होंने इनिशियल पॉइंट में ये कहा कि सर एक जो सम ऑफ मनी है वो 12 साल में 3 गुना हो जाता है। ऐसे जब क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं ना, तो हम वहां पे लेट करते हैं कि एक काम करो, या तो आप एसआई लेट कर लो या फिर आप अमाउंट लेट कर लो, क्योंकि आपने वैल्यू मुझे गिवन ही नहीं है, सिर्फ रिलेशन गिवन है कि कितना गुना वो हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले वाले केस के अंदर जो सम ऑफ मनी है वो 3 गुना हो गया 12 साल के अंदर, तो कितने साल में वो 5 गुना हो जाएगा। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो भी उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने सेम रेट पे बोल दिया। तो वो टाइम टेकिंग कंसिडरिंग कि अगर ऐसा ही जो है प्रिंसिपल का ट्वाइस हो रहा है इनिशियल पॉइंट पे, सेकंड केस में कितना हो जाएगा? दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ द पी। मतलब क्या है कि एसआई और प्रिंसिपल में डायरेक्ट रिलेशन है। तो सिंपल सा फंडा है सर, आपका 4 दूनी 8, 8 3 24 मल्टीप्लाई कर दिया, 8 3 24, 24 साल मेरे पास इसका टाइम पीरियड आ गया। वेरी सिंपल, राइट? चले आगे। हाँ, इसमें वो फॉर्मूला लगाने मत बैठ जाना, कहीं आप करोगे सर अमाउंट वाला रिलेशन निकाल दो, अमाउंट जो है वो 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल है, तो इसमें कहीं करने बैठोगे a इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, उसके बाद मैं a की वैल्यू 3p यहाँ पे पुट करूंगा, फिर मेरे पास प्रिंसिपल है, फिर मैं एस आई में पी आर टी अपॉन 100 करूंगा। इतना टाइम नहीं है सर, इनको कैलकुलेशन में लगे रहोगे, फिर इनको सॉल्व करते रहना, फिर इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, गो विद द कॉन्सेप्ट, डोंट गो विद द लेंथी मेथड। दोनों सेम है, दोनों में कोई गलती नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है इजी मेथड के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए जरा क्या कहता है। क्वेश्चन 15 कहता है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years at 20% per annum is ₹152. What is the principal length in each case? लिखो फिर डिफरेंस कितना है सर? डिफरेंस दैट इज इक्वल टू गिवन टू अस 152। अब जो कहानी है वो CI और SI के बिहाफ पे है, ठीक है। लेट अस गो विद द बेसिक फॉर्मूला, प्रिंसिपल ऑफ योर R बाय 100 इनटू R बाय 100 प्लस में आपका टाइम पीरियड एंड दिस डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 152। बोलो हाँ या ना? ए स्क्वायर मिस हो गया, वैल्यूज पुट कर दो। टाइम पीरियड कितना है? 3 है, यहाँ पे इसको हटा के 3 लिख दो, इसी में रब कर देता हूँ। ये टाइम यहाँ पे हटाओ अपना और 3 यहाँ पे पुट कर दो। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान सिर्फ ये रखना है कि मैं अपनी कैलकुलेशन को इजी कैसे करूं। लंबे वाला फिर वो अमाउंट वाली कहानी आ जाएगी, फिर मैं उस पर जाऊंगा तो बहुत टाइम ये लेने वाला है, इतना टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैं इसको बेसिक मेथड से करना अपना सॉल्व करूंगा। कितना आएगा सर? ये कितना आ गया? सीधा लिखो 4 1 25 1 बाय 25 इनटू में R अपॉन 100 100 103 5 R। तो दिस वैल्यू विल बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द 12 और 1 12 4 16 बाय 5, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 152। ले जाओ उधर, जो कटता है काट दो। 5 5 25 5 और ये उधर जाके हो गया डिवाइड में, तो P की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गया आपका लगभग 1188, ये वाला, ये रहा 118 वाला, 1187.5। कैलकुलेशंस आर द बेस, कैलकुलेशन ये आपका बेस है, कुछ नहीं किया, ये आपका कट हो गया, उधर ले जाओ, उधर लेके चले जाओ, एक ही बात है। 25 बार 125 152 गुना में आपका 125, ऊपर से ऊपर काटना, ऊपर से ऊपर काट दो, बात एक ही, जैसे आपको इजी लगता है। अपॉन में आपका 16 कट कर दो सर, लगभग 1187.5 के आसपास आपके आंसर आ जाएगा। प्रीटी इजी क्वेश्चन, प्रीटी इजी इफ आई नो द कॉन्सेप्ट, राइट। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है?
Consider the following statements. If a money is loaned at SI, then the money gets doubled in 5 years if the rate of interest is 16.2/3%. Money gets doubled in 5 years if the rate of interest is 20%. Money becomes 4 times in 10 years if gets doubled in 5 years of these statements. ये क्वेश्चन में सिर्फ इसलिए लिया गया है मेनली कि ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, सिर्फ सेकंड सही है, सिर्फ थर्ड सही है, ठीक है। जो बी वाला है आपके पास अलोन इज करेक्ट, इसमें कुछ मिसिंग है। लेट मी चेक इट वंस। दिस ऑप्शन इज एग्जैक्टली रॉन्ग। लेट मी चेक दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आएगा 3 अलोन इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3rd अलोन इज करेक्ट। जो थर्ड वाला पार्ट 3 लिख लो यहाँ पर, ये लो 3rd अलोन इज करेक्ट, राइट सर। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक था, दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलो कर दो सॉल्व। क्या कहानी यहाँ पर हमारे पास चलेगी, करो भाई। पहले वाले केस में कितना आएगा? P कहाँ है भाई पेन? P मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 16 48 और 2 50 50 बाई 3 300 5 6 5 बाई 6 ऑफ P। सेकेंड वाला पॉइंट P मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 1, ठीक है। जस्ट फाइंड ओके। थर्ड वाला भी नहीं है, फर्स्ट वाला भी नहीं है अब तक तो, और इसमें क्योंकि बी ऑप्शन में इसने कहा है 3rd अलोन इज करेक्ट। सेकंड तो ठीक है यार, चलो थर्ड चेक कर लेते हैं एक बार। मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 10 ईयर्स, 4 गुना। इफ इट गेट्स डबल्ड इन 5 ईयर्स, तो नहीं, ये भी काउंट नहीं होगा आपके, यही आएगा, सिर्फ सेकंड वाला आंसर आएगा। 2 अलोन इज करेक्ट, यही कंडीशन सही बता रहा है। इन्होंने ये पूछा है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी जो वैल्यू है वो सही है एज पर द गिवन स्टेटमेंट। तो मैं पहले वाले को लेके चलता हूं, तो ये बोल रहे हैं 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों सही है। दोनों सही कहाँ है? दोनों कंडीशन में एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा है। सेकंड में बोला मनी गेट्स डबल्ड इन 5 ईयर्स, हाँ तो सिर्फ सेकंड वाला ही सही है, सिर्फ थर्ड वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है, राइट। तो ओनली सेकंड पार्ट सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2 अलोन इज करेक्ट, क्योंकि इसी में सिर्फ जो वैल्यू हो P के इक्वल आ रही है, बाकी में 2P आ रही है, अलग अलग आ रही है, तो वो कंसिडर होगा ही नहीं, राइट सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 17th। लेट्स रीड द क्वेश्चन, व्हाट डज इट से। ये कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹2500 इन्वेस्टेड एट 12% ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 4th February 2005 टू अप्रैल 18th 2005। कौन कौन से महीने की बात कर रहा है सर? ये बोल रहा है फरवरी के बारे में, आपका मार्च के बारे में और आपका अप्रैल के बारे में। ये 3 महीने की इसने बात की। अमाउंट निकालना है ऑन द बिहाफ ऑफ ₹2500 फ्रॉम 4th Feb। तो 4th Feb से लेकर 28 Feb तक 24 दिन तो आपके हो गए फरवरी के अंदर। मार्च में होते हैं 31 दिन और अप्रैल में ये बोल रहे हैं 18 दिन। टोटल डेज निकाल लेंगे हम लोग। अमाउंट निकालने के लिए कहा है ऑफ ₹2500 इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम। अब तो आसान हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर से मुझे नंबर ऑफ डेज ही निकालने थे, बाकी तो सब कुछ आसान है। आपका पी के अंदर SI अपना प्लस कर दो, टोटल वैल्यूज मुझे निकालनी थी, राइट सर। प्लस करना जरा इसे, कितना हो जाएगा? 73 डेज आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको वैल्यू डेज में पुट नहीं करनी है, ईयर में पुट करनी है। तो इस डेज को जब मैं ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो दिस विल बी 1/5। 2 चीजों के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया था, इसलिए कि तो मैं 2 चीजें मैं आपको समझा सकूं जो कि बेसिक गलती हम लोग करते हैं। पहला तो ये कि ये आपको डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टोटल डेज कितने हैं। दूसरा ये जो डेज है उसे आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी ऑफ योर 1/5 ऑफ द ईयर। प्रिंसिपल कितना है आपका? अब तो आसान हो गया। प्रिंसिपल प्लस में PRT 2500 गुना में रेट कितना है
12, टाइम कितना है 1/5 अपॉन आपका 100। करते रहो आप तो सॉल्व इसको, 0 से 0 चला गया, 5 से आपका 5 हो गया और 2500, 12 पंजे 60, 2560 इज आंसर। ठीक है सर, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 18, रीड द क्वेश्चन। क्या कहता है? द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, 2 साल के लिए, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ना आपको सम ऑफ मनी गिवन है, ना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, आपके पास सीआई और एसआई दोनों गिवन है, 2257.58 और आपका जो एसआई है वो है 2100। फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट परसेंट। आपको दोनों वैल्यूज निकालने हैं, आपको पी भी निकालना है और आपको आर भी निकालना है। इस क्वेश्चन के कई तरीके हैं। सबसे इजी मेथड इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सोल्व अपने ऑप्शन वाले मेथड से कर लो। ऑप्शन वाले से काफी आसान हो जाएगा। ऑप्शन वाले से हम लोग वेरीफाई कर लेंगे कि जो गिवन वैल्यूज हैं वो आपकी इक्वल आ भी रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि इसने जो वैल्यूज दी हैं उसके अकॉर्डिंग मैं पहले ये पता कर लूं कि आपका जो सीआई और एसआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ो, जो डिफरेंस आपका है सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है, क्या वो आपका पहले ईयर के एसआई के इक्वल है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने? सीआई और एसआई का 2 साल का जो डिफरेंस है, क्या वो आपका पहले साल के एसआई के इक्वल है? हाँ या ना, उसे निकालना स्टार्ट कर दो। जो जो गिवन है ऑप्शन में, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। 7% की बात कर रहे हैं तो अपने इस 6000 को मल्टीप्लाई कर लो 0.07 के साथ में, आपकी 7500 को मल्टीप्लाई कर लो 0.08 के साथ में, ये 2 बार डेसिमल लगे, इसे हटा दो, ये 0.08 है सिर्फ। आपका 14,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10 और आपका 7,000 मल्टीप्लाई बाय 0.15%। बताना जरा कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी कितनी आ रही है और क्या आपकी गिवन वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, जल्दी बताओ। जल्दी निकालो। 2257.58, 2100.00.58, 7, 5, 2 में से गया एक। इसकी इक्वल वैल्यू आपकी आनी चाहिए 157.8 के इक्वल, जिसकी वैल्यू इस डिफरेंस के इक्वल आ रही है। जो मैं बोल रहा था अभी, इस डिफरेंस के इक्वल जिसकी वैल्यू आ रही है उसका आंसर सही है, अदरवाइज वो ऑप्शन सही है, अदरवाइज गलत है। तो 15,105.15 ये आएगा सर आपका। दिस इज द राइट आंसर। आपका क्या आ रहा है मुझे बता दो। बाकी कोई भी वैल्यू 157.58 के इक्वल नहीं आ रही है, ऑलमोस्ट इक्वल टू द गिवन वैल्यू। अब एक सवाल जो शायद जहन में होगा, सर इसके मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास 157.58 नहीं आ रहा, 15 से 105 होता है, 15 7 से 105, अरे तो 0.15 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे दोबारा बाद में, राइट? क्योंकि यहाँ पर जनरली इसने जो वैल्यू है फॉर इंटरेस्ट फॉर 2 years की बात कर रहा है, तो जो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1050 मल्टीप्लाई बाय 0.15, जो कि आपका 157.5 के आसपास से आपका आंसर आएगा। समझ गए सर? सो 7000 और आपका 15%, दीज आर रिस्पेक्टिव वैल्यूज। क्लियर है? बाकी अगर मैं करके देखूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ ही नहीं रही है, इनके डिफरेंस के इक्वल वैल्यू आ ही नहीं रही है। इसको भी बाद में जब सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो आंसर आएगा वो भी इक्वल नहीं आएगा, और ना ही ये वाला आएगा और ना ही ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। सब दिखाई दे भी रहा है। मैं उस वाली वैल्यू के आसपास जाऊंगा जिसका वैल्यू नियर टू माई डिफरेंस आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग जब की 6 7 42, उसके बाद 7% की बात में कर रहा है तो 0.07 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी मेरे पास इक्वल नहीं आ रहा है। मैं आगे वाले पे जाऊंगा तब भी मेरे पास सेम नहीं आ रहा है, उसे नेक्स्ट में मूव करूंगा तब भी मेरे पास वैल्यू सेम नहीं आ रही है। गेटिंग इट सर? लास्ट इज द ओनली ऑप्शन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए जरा, क्या बोल रहे हैं? मिस्टर बजाज इन्वेस्टेड 1/7, ये आसान क्वेश्चन है, ऑफ हिज टोटल इन्वेस्टमेंट at 4% and 1/2 at 5% and rest at 6% for the 1 year। ये 4 है यहाँ पर, ये 4 है, फिर नहीं है, for 1 year and received total interest of ₹730। what is the total sum invested? total sum कितना इन्वेस्ट किया है ये मुझे निकालना है। चलो करो भाई सॉल्व। कितनी कितनी वैल्यूज के लिए बोल रहा है? प्रिंसिपल अपना पी ले लो। पहले पॉइंट पे इसने बोला है विद 4%, तो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है? 1/7, तो P/7 लिख दूं? P × 1/7 एक ही बात है।
इसका 4%। अगली टर्म क्या है आपका, 2 के लिए बोल रहे हैं, 1/2 के लिए, तो p/2 मल्टीप्लाई बाय 5%। और थर्ड वैल्यू कितनी है, एंड रेस्ट। अब बताओ बचा कितना, टोटल वैल्यू कितनी बची हमारे पास, ये बचेगा आपके पास 1 2 5 5/14, तो 5/14 इंटू 6%। टोटल इंटरेस्ट कितना है आपका, ₹730, दैट इज इक्वल टू 730। और इस वैल्यू को एक बड़ा आसान से आप इस तरीके से भी तो कर सकते हो, सिंपल में टेक इट ऑन द डिवीजन ऑफ होल ऑफ द वैल्यू, व्हाट इज दैट इज 100, तो उसके लिए सॉल्व कर दो। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, अब तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मेन जो बात थी समझने वाली वो सिर्फ इतना थी कि टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/7, टोटल इन्वेस्टमेंट मुझे पता ही नहीं है, मैंने x ले लिया, p ले लो, m ले लो, जो ले लो, उसका 1/7 4%। उसके बाद उसका 1/2, टोटल p में से 1/7 यहां चला गया, 1/2 यहां चला गया, तो बचा कितना आपका 5/14 वैल्यू। टोटल में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दिया, टोटल वैल्यू 1, टोटल वैल्यू p में से p/7 और p/2 को निकाल दो ऐड करके, तो हमारे पास कितनी वैल्यू बचेगी, दैट इज 5p/14। ठीक है सर, निकालने को तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, तरीका तो वो भी है, ऑप्शन से निकाल लो, उससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, तरीके तो बहुत सारे होते हैं सर। फॉर्मूला लगा लो या जनरली बाय 7 करके जो भी वैल्यूज हमारे पास उनको लिख लो, हाँ, टोटल ऑन द बिहाफ ऑफ द 100 वैल्यू, राइट सर। तो यहाँ से अब जब p निकालेंगे हमारे पास, तो p की वैल्यू कितनी आएगी, इसे सॉल्व करना, ये तो कुछ आसान, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, आसानी से हो जाएगा। ये आपका 1273 कर लेना मल्टीप्लाई, तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये आपका 14,000 के आसपास इसकी वैल्यू है। ऑप्शन में है क्या, हाँ, वी हैव द ऑप्शन, दिस इज द 14,000 इज द आंसर। ठीक है, बस इनको ध्यान रखना, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, तब मेरे पास 5p/14 आएगा। बाकी कुछ इस क्वेश्चन के अंदर कुछ खास था नहीं। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं, पढ़िएगा। The population of vultures in a particular locality is decreases by certain rate of interest compounded annually. Vultures बोलते हैं गिद्ध को, this is a bird, it's like eagle, eagle की तरह एक bird होता है, vulture गिद्ध को बोलते हैं। If the current population of vulture be 29160 and the ratio decreases in population for second year and third year be 10:9, आपको रेशियो दे दिया इनके डिक्रीजमेंट का, इनके डिक्रीज होने का। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स 3 years ago, तो 3 साल पहले इनकी पॉपुलेशन क्या थी। कैसे करोगे, अब जब कॉन्सेप्ट दे दिया रेशियो में, तो रेशियो के बिहाफ पे करनी पड़ेगी, है कि नहीं। जो कहानी हमारे पास है तो रेशियो के साथ में कर लो। सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए बोल रहे हैं, सो डिक्रीमेंट इन सेकेंड के लिए और डिक्रीमेंट इन थर्ड, हाँ, सेकंड पहले है, थर्ड बाद में है। सो डिक्रीमेंट इन योर थर्ड ईयर, कितने रेशियो बोल रहे हैं, 10:9, 10/9 लिख दो, बात आपकी एक ही आनी है। तो टोटल वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो आई कैन टेक इट विद द ऑन द बिहाफ ऑफ 100, सो दिस विल बी टेकन विद 100 - r, एक ही बात है। अगर मैंने इनिशियल वैल्यू को 100 ले लिया, दूसरे में कितना डिक्रीमेंट लिया, r का डिक्रीमेंट मैंने लिया, तो 100/100 - r, दैट इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू r - 10/9, 100/100 - r। क्रॉस मल्टीप्लाई, r की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, ये पहले कट कर दो, आपका 10 आ गया, कितनी वैल्यू आ गई, 100 - r, दैट इज इक्वल टू 90, -r इज इक्वल टू -10, r की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आपके पास आ गई। ठीक है, पॉपुलेशन की बात इसने की है, तो इसने कहा है पॉपुलेशन 3 years ago, तो p वाला फॉर्मूला लगा दो अपना। तो जब डिक्रीमेंट की बात करते हैं तो हम लोग अपना p ऑफ 1 - r/100 3 साल की ये बात कर रहा है, एंड दिस हैज बिकम, कितना दिया हुआ है, 29,160, 29,160। r की वैल्यू यहां पुट कर दो, r इज माई 10, जो भी आपने निकाला है, तो यहां पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 की, इसे कट कर दोगे, 10 1 10, 10 में से 1 गया 9, तो सर 9/10 इसका क्यूब, ये मेरे पास p है मल्टीप्लाई में, दैट इज इक्वल टू 29160, p निकाल दो, वहां जाके हो जाए वैल्यू पलट जाएगी, 10 क्यूब एंड आपका 9 क्यूब।
कितना आएगा 9 इंटू में 9, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ऊपर आ गया 1 2 3 0 और 9 से कट कर दो, 9 से कट करेंगे 9 चौक 36, हाँ तो 4 पे चला गया, ये आपका आ गया 40,000। दिस इज द पॉपुलेशन 3 years ago, 40,000 इज द आंसर। ठीक है, कुछ खास डिफिकल्ट था ही नहीं इसके अंदर, बस आपको ये रेशियो अच्छे से पुट करना जो कि इजी है। उसके बाद तो एक पहला 100, अगला 100 माइनस आर, जिससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गया 10% आ गया। बात हो रही थी डिक्रीमेंट की, डिक्रीज की, तो सिंपल फॉर्मूला से निकाल दिया। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, इजी रहेगा इससे। तो जो जो क्वेश्चन ऑप्शन से इजीली हो जाते हैं उससे हम ऑप्शन से करते हैं, जो हमारे पास कैलकुलेशन से थोड़ा इजी रहते हैं जिस वे से, उसे हम उस तरीके से करते हुए चलते हैं। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओह, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, पढ़िए क्या कहता है। A and B run a joint venture in which the profit earned by A and B are in the ratio 28:15। हमें उनका रेशियो गिवन है, ठीक है, प्रॉफिट का। इन्वेस्ट हिज शेयर एट द स्टार्ट ईयर, ए है यहाँ पर, ए आएगा, रेशियो के बारे में फुल स्टॉप है, ए आएगा। A invests his share at the start of the year and B joins him after 9 months of the same year। ठीक है, 9 महीने की बात कर रहे हैं। What is the ratio of their initial investment respectively? उनके जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थे उनके रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो वो वाला कॉन्सेप्ट कि इसने इतने टाइम पे ज्वाइन किया, इसने इतने महीने के बाद ज्वाइन किया, उन दोनों की रिस्पेक्टिव वैल्यूज को निकाल दूंगा, प्रॉफिट के बिहाफ पे उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो मैं फाइंड कर दूंगा। एक बड़ा आसान सा तरीका मैं यूज करता हूं इसके अंदर। ए और बी की बात कर रहे हैं, इसने इनिशियली बोला कि ए ने तो पूरा का पूरा टाइम इसने काम किया, इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं पता, 12 के 12 महीने इसने काम किया क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही आ गया था, तो 12 into x। ठीक है, दूसरे में इसने बोला कितने टाइम के बाद आया, 3 महीने के बाद, 9 महीने के बाद इसने ज्वाइन किया है, मतलब कितने महीने काम किया, 3 महीने काम किया, लिखा हुआ है। बी ज्वाइन्स इन आफ्टर 9 months ऑफ द सेम ईयर। और कहाँ गया, हाँ ठीक है, तो 3 के लिए, और इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये मैं वाई लेके चल पड़ता हूँ। रेशियो मुझे कितना दिया हुआ है 28:15, 28/15। सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। जब ऐसे क्वेश्चंस आप लोग पार्टनरशिप वाले कॉन्सेप्ट में करोगे, इस वाले ऐसे क्वेश्चंस को वहां भी निकाल दोगे, शेयरिंग वाले में, पार्टनरशिप में, तब भी आप इनको सॉल्व कर देंगे। वहां पे हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे कर लो, बात एक ही है, ये तरीका मैंने नया बताया। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ए ने कितना किया इनिशियली, उसके भी यहाँ पे पार्टनरशिप में टोटल वैल्यू निकाल के, रेशियोज निकाल के सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मुझे जब रेशियो, इनिशियल रेशियो दे दिया, तो क्यों ना मैं इस तरीके से निकाल दूं, कितना आसान हो जाएगा कि 12 into x, टोटल 12 महीने काम किया, ये 9 महीने के बाद आया, 3 महीने काम किया, इसकी इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं पता, x मान ली, इसकी मुझे नहीं पता, y मान ली। सिंपल सा फंडा, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कट होता है कर दो। 3 से कट हो गया 4 पे, 4 से कट हो गया आपका 7 पे, 4 से 28, 7:15, ये इसका आंसर आ गया। कितना टाइम लगेगा, अगर मुझे कॉन्सेप्ट आता है तो मैं कितना टाइम लगाऊंगा, शायद 10 सेकंड मुश्किल से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस वाले को, जितने भी क्वेश्चन आपके पास क्वांटिटी होते हैं ना, 10 में से every 9 questions out of 10, at an average we take only, at an average 15 seconds to solve। एवरेज बता रहा हूं मैं, and it is all about concept। प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते चले जाओ, अपने आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। इस लेक्चर के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन था जो कई तरीके से हम लोग कर सकते थे, लेकिन आई चोज दिस मेथड टू सॉल्व, ताकि हम लोग थोड़ा सा आसानी से सॉल्व कर सकें। इसके अलावा ये क्वेश्चन ठीक था, ये क्वेश्चन भी ठीक था, चलो एक ये वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने काफी आसानी से सॉल्व कर लिया, ऑप्शन से हम लोगों ने चेक किया, सबको मैच किया कि डिफरेंस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने किया तो 1050 के आसपास वैल्यू आ रही थी, बट 0.15 पेंडिंग था, तो सभी में वैसे ही करना है, लिटरली मल्टीप्लाई भी करना है 0.07 से, 0.08 से, 0.1 से, एंड साइमल्टेनियसली 0.15 से भी। तो जब इससे किया तो मेरे पास डिफरेंस की ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू आ रही थी, ये मेरा आंसर था। उसके बाद फेब, मार्च, अप्रैल वाले में मैंने बताया कि 73 डेज को लेके मत चलना, इसे ईयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर हम लोग गए इस वाले में, जहां पे मेरे पास सिर्फ सी वॉज द ओनली ऑप्शन, जिससे मैंने वैल्यूज को जब निकाला, क्योंकि यही वैल्यू पी के इक्वल आ रही थी, दैट इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। फिर आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
यहाँ पे डिफरेंस की बात हुई, डिफरेंस वाले में मैंने बताया कि भाई डिफरेंस आपको गिवन है, तो आपका डिफरेंस के लिए मैंने जब सीए और एसआई की बात हो, आई टोल्ड यू यूज दिस कॉन्सेप्ट, सबसे लेस टाइम टेकिंग। फिर हम लोग गए थे सम ऑफ मनी, जो 3 गुना हो जाता है 12 साल में। एसआई मैंने लेट कर लिया, जनरली एसआई और अमाउंट हम दोनों लेट करके चलते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो वेरी होता है कि कहां पे वो आसान होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग क्रैश कोर्स में सिर्फ वो वाले पॉइंट लेके चल रहे हैं जो हर तरह का क्वेश्चन है, एक आसान भी, थोड़ा सा मॉडरेटेड लेवल भी, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल भी, जहां से क्वेश्चन सारे हम लोग लगभग कवर कर लें। राइट सर, इट इज वी डोंट हैव इनफ टाइम, इतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है कि मैं पूरा डिटेल में जाऊं, उन क्वेश्चंस को बिल्कुल बारीकी से करवाऊं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हमारे लिए भी हो जाता है। सो इस केस में एसआई मैंने स्टार्टिंग करी लेट करने का ट्वाइस ऑफ द पी एज पर द क्वेश्चन, और सेकंड केस में इसका डबल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ पी। ये रिलेशन होता है कि भाई आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उससे मैंने निकाल दिया। इससे भी निकाल सकते थे, ये लंबा पड़ेगा, इसलिए मैंने ये वाला मेथड यूज किया। उससे पहले ये आपका ही तो आसान सा क्वेश्चन था। फिर डिफरेंस वाली बात आई थी कि कौन सा किसके इक्वल हो जाता है, तो मैंने बताया कि भाई आपका अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं और उसको 4 से डिवाइड कर दूं तो एक साल का आ जाएगा, 3 साल की बात करो 3 के लिए निकाल दूंगा, इनका डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में जो इजी वे है ना उसे समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट जो है, जो यूनिवर्सल मेथड्स है वो आप लोगों को आते हैं, तो ध्यान से करना। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है सर, चाहे वो आपका एसआई सीआई हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे भले मेंसुरेशन हो, कोई भी टॉपिक आपका हो गया, सबके सब आसान होते हैं। मुझे बस कॉन्सेप्ट को समझना है और इजी वे में सॉल्व करना है। डन सर, अभी इतना ही फिलहाल, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम अपने नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड यस ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।